तो अच्छा, रवैया बड़ा अच्छा था, बहुत इज्जत दी, बहुत रिस्पेक्ट। उन्होंने कहा जो आपको चाहिए, कोई भी ऐसी चीज जो आपको चाहिए वो आप सिर्फ बता दीजिए, वो लेके आएंगे। और लिटरली मतलब मैंने जो लग्जरी वहां देखी है वो मैंने जिंदगी भर कभी नहीं देखी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़काना की तरफ से मुझे कॉल आई थी। बड़े, बहुत बड़े, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई है अब तो। पहले भी थी, लेकिन ये कि मैं क्योंकि सीनियर हैं वो, और वो बेगम साहबा के साथ की शख्सियत हैं। तो उन्होंने मुझे ज़रूर कहा था कि आप ऐसा करें कि आप लड़काना आ जाइए, सीधे आप कराची से उतर के लड़काना आ जाइए, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो मैंने कहा बीबी मैं तो अब खैर निकल गया मुझसे। मैंने कहा सर अब तो मैं नहीं इस मामलात में रह सकता, सियासी ताल्लुकात में, लेकिन क्योंकि मैं लड़काना वैसे भी नहीं रहता, मैं कराची रहना चाहता हूँ। इस मुल्क के लिए मैंने जेल काटी है, इस मुल्क के लिए मैंने अपना 30 साल का करियर, अपनी फैमिली सब दाव पे लगा दिया ना। सब कुछ जो मेरी मतलब एक इंसान दाव पे लगा सकता है, जान के अलावा, वो मैंने सब कुछ लगा दिया दाव पे। तो अगर मैं ये सारे डर्टी लॉन्ड्रीज को इंग्लिश में कहते हैं खोलना शुरू कर दूं, या किसी की बुराइयां शुरू कर दूं, उसको पिक पिक करेगा इंडिया। जो अमेरिका का अमल दखल पाकिस्तान में है, जिस तरह से है, जिस तरह हमने मुशर्रफ ने जैसे घुटने टेके और कहा कि पूरा मुल्क ही ले लो आपके हवाले है जी। और अपना इक़्तिदार बचाने के लिए लोग ज़ाहिर बात है अमेरिका के आगे घुटने टेकते हैं। इस बात का हम पहले जिक्र कर चुके हैं, शायद दोबारा करना मुनासिब ना होगा, वक्त का ज़ियां वाली बात है कि हमारे इक़्तिदार भी उनकी मर्जी से आता है, इक़्तिदार उनकी मर्जी से जाता है, लोग भी उनकी मर्जी से आते हैं, लोग भी उनकी मर्जी से जाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं वकार बगा। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कमरान अफरीदी, एफबीआई एजेंट सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहाँ था सर? बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही, गायब हो गए थे आप दरमियान में। आप लोगों को डर भी लगता है ना बात करते हुए, इसलिए नहीं मजाक कर रहा हूँ। असल में हुआ ये था कि मैं चला गया था पाकिस्तान फरवरी में। तो फिर उसके बाद हिरासत में चला गया था। तो या हिरासत नहीं करना चाहिए, मेरा हाउस अरेस्ट करना चाहिए, या नहीं नहीं नहीं, और भी करेक्ट कर देता हूँ। मेहमान रख लिया था हजरात ने मुझे अपना, तो उन्होंने खातिर मदरात की खाना वाना खिलाया वहाँ। तो वहां पर था कुछ अरसे तक, 4 महीना तकरीबन, के वो टेक 4 साढ़े 4 महीना, तो मैं मेहमान था सरकारी। तो इसलिए गायब था थोड़ा सा, लेकिन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम सर पाकिस्तान आए आप, आपको पाकिस्तान आने का एक बड़ा जुनून था। और कैसा लगा पाकिस्तान? कैसी रही ये विजिट, एक शॉर्ट विजिट आपका 4 महीनों का? कौन कौन सा शहर? नहीं, मैं तो शॉर्ट विजिट नहीं था, मैं तो मूव होने गया था। मैं तो मूव हो रहा था पाकिस्तान, मतलब मेरा तो इरादा यह था कि मैं रहूंगा, घर है मेरा। तो मैं तो पूरा सामान वामान सब बांध के लेके गया था, और मैंने इस बात का ऐलान भी कर दिया था, अगर आप चैनल पे देखें तो मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, इट्स गुड, अब नहीं आऊंगा वापस, यारी यारी या। तो मैं सामान बांध के नेक नियति के साथ गया था, और मेरी नियत यही थी कि जो मतलब मैं अगर कहूँ यहाँ पे ये बड़ी बेवकूफ़ाना बात होगी, मुल्क की खिदमत करना, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ, मैं बहुत गरीब शरीफ आदमी हूँ। जो मेरी जात से हो सकता है अगर किसी का भला, तो मैं वो मेरा इरादा था कि मैं जाके करूंगा। लेकिन ये कि जैसा लगा पाकिस्तान, मैंने भाईजान बाहर नहीं देखा कुछ पाकिस्तान, मैंने अंदर ही एक कमरा देखा है और एक टीवी देखा है पाकिस्तान में। मैंने उसके अलावा कुछ नहीं देखा। एयरपोर्ट देखा है हाँ, बस उसके बाद एयरपोर्ट का भी एक छोटा सा हिस्सा देखा, उसके अलावा कुछ देखने नहीं दिया हजरात ने। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये जो है वो है, लेकिन ये कि उनको ये शायद कुछ गिला था कि मैं कुछ करने आया हूँ गलत काम, कोई कार्रवाई करने आया हूँ। तो इस वजह से शायद उन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी। तो मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से समझ बताने की कि भाई मेरा कोई गलत नेक, मतलब कोई गलत नीयत, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं यूट्यूब पे एक प्रोग्राम करने के बाद तो सवाल नहीं पैदा होता कि मैं कोई ऐसी हरकत का सोच भी सकूंगा। तो हाँ, और मैंने दूसरी बात ये कि मैंने वॉलंटियरली जो कारनामे किए थे वो बता दिए थे, ऐसा नहीं था कुछ छुपा के रखा, मैंने हर चीज वॉलंटियरली बता दी थी कि मैं पहले ये कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कारनामे नहीं किए, मैं पहले कर चुका हूँ कारनामे, आपके भी चैनल पे मैंने कुछ जिक्र कर दिए थे, कुछ और चैनल पे जिक्र कर दिए थे। मुशर्रफ साहब के टाइम पे मैं पाकिस्तान में था, वो आपको आपके चैनल पे पहले बता चुका हूँ। लाल मस्जिद वाला वाकया था, वो उस वक्त मैंने नहीं बताया था, मैंने उनको बता दिया था कि मैं लाल मस्जिद वाले वाकये के दौरान पाकिस्तान आया हुआ था, बल्कि मैं अंदर था लाल मस्जिद के, जब कुछ कुछ मिनट पहले निकला हूं मैं वहां से। तो वो भी जाहिर बात है मॉनिटरिंग कर रहा था मैं, तो मैंने ये सारी वॉलंटियरली इनको बता दी थी, मैंने कोई चीज़ छुपाई नहीं। और अल्लाह का शुक्र है मार नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता कि अगर नहीं बताऊंगा तो मार खा के बताना पड़ेगा। तो मैंने वॉलंटरी सब कुछ बता दिया था। तो उसके बाद भी उनको शायद यकीन नहीं आया, तो क्या कह सकता हूँ मैं आगे से। ये नहीं आया इसलिए आपको पाकिस्तान रहने नहीं दिया गया? उन्होंने उन्होंने पहले तो ये कहा कि अगर आप इंडिया की तरफ से कोई शरारत करने आए हैं, तो ये बड़ा एक अजीब, मेरे दिल को मतलब मैं इस बात पे रो दिया था, यकीन करेंगे। मैंने उनको भी ये बात कहा, मैंने कहा यार अगर तो मुझे माँ की गाली देते ना, या मुझे कोई और चीज के एजेंट कहते हैं, मैं वाकई मैं आपको हल्फिया बता रहा हूँ, मैं इस बात पे रोया हूँ वहां पर बैठ के।
क्योंकि मैं, आंसू नहीं मेरा रुका था, मैंने 4.5 साल जिंदगी के जेल में काटे, मुझे 30 साल की सजा थी इनिशियली। मैंने जेल काटी है यार, इस मुल्क के लिए काटी है, अपने लोगों के लिए काटी है, इस अवाम के लिए काटी है, कि ये कुछ मेरी जात से यही हो सकता था ना। तो अब ऐसे आदमी के ऊपर अगर आप इंडिया का लेबल या रॉ का लेबल लगा दें तो बड़ी घटिया बात हो जाती है ये। तो उस बात पे मैं और उस बात पे नाराजगी भी हुई मेरी। मैं पहले तो बहुत हमारा माहौल दोस्ताना था, कोई ऐसी राइवली वाली बात तो थी नहीं। मैं दोस्ताना माहौल में, वो खाना भी खिला रहे थे, चाय भी पिला रहे थे, वेप भी, बल्कि मुझे तो इतने अमेरिकन जो महंगे महंगे वेप हैं वो भी दिए पीने को, तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ। दवाएं, डॉक्टर, सब चीज़ मुहैया किया उन्होंने। लेकिन सिर्फ जब उन्होंने ये कहा कि इंडिया की तरफ से, तो मेरा दिल बहुत टूट गया उस बात से। यानी ये वो मुकाम था, टर्निंग पॉइंट। मैंने क्या रहा, अगर मैं यहाँ रहूं और इस छाप के साथ रहूं तो फिर कहते हैं ना, इज्जत की जिंदगी जिल्लत की मौत हजार बेहतर है। तो मैंने कहा यार मैं सब, अब आप सोचिए मेरी जिंदगी का करियर एक 30 साल का, ठीक है, आप आपके लिए शायद को खास, आपको शायद मैं समझा ना पाऊं, लेकिन एक ही जिंदगी, मेरा ये जो करियर है ना, ये मेरी लाइवलीहुड था। यानी मैंने मैंने आप कहे ना कि हर कोई ये काम करता है, ये मेरा काम नहीं था, ये मेरा पैशन है। मैंने इंटेलिजेंस वर्ल्ड जो है, ये मेरा पैशन है। यानी मैंने ये सारे काम दिल से किए हैं। मैंने उसको दांव पे लगाया, मैं जेल चला गया सिर्फ इसलिए कि मैं वतन के लिए कुछ गलत ना करूं, या मुझसे मेरी जात से ना हो जाए। तो जब अगर आप उस ऐसे आदमी के ऊपर आप ऐसी एक छाप लगा दें, उसके बोले तुम इंडिया के एजेंट हो गया, तो यार वो चाहे आपने तो सवाल ही किया है, लेकिन इतनी अकल तो हर एक को होनी चाहिए कि मुझ जैसे आप ये सब सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है ना बाहर। ऐसे तो नहीं है कि डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, किस बात सजा हुई, किस लिए हुआ, सारा कुछ हुआ। तो इसलिए थोड़ा दिल टूट गया। बाद में अमेरिका का उन्होंने कहा कि उसके एजेंट तो नहीं हूं, मैंने उसका तो हूँ, लेकिन अभी नहीं हूँ, पहले था। वो तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा, था भाई, इतने साल से था। इंडिया का नहीं हूँ, इंडिया वालों से मेरी वैसे ही बहुत बनती नहीं है कुछ ज्यादा। और रवैया। अगर इंडिया का एजेंट होता, तो अगर इंडिया का, एक और मैं बता दूं, अगर मैं इंडिया का एजेंट होता तो मैं दाऊद इब्राहिम वाले केस में क्या मदद करता, या जाबिर मोती वालों को बाहर निकालता। आप सोचने वाली बात है ना अकल की, कि वो पूरी तो ऑर्गेनाइजेशन ठुक गई थी ना मेरी वजह से, तो अगर मैं चाहता तो लेकिन क्या कह सकते हैं बस। ओवरऑल रवैया कैसा रहा 4 महीने? कैसे लोग देखे आपने? क्योंकि ऑफिशियल्स। हाँ, नहीं नहीं, रवैया माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा था। इज्जत से बात करते थे, बहुत ज्यादा इज्जत से बात की और बहुत रिस्पेक्ट दी। खाना, आपको पता है, गोरमेट शेफ उन्होंने दिया, अच्छा खाना, अच्छे हर चीज, बहुत अच्छा ट्रीट किया। लिविंग मतलब पूरा एक घर दिया हुआ था, स्टाफ था पूरा, शेफ था, नौकर थे, सब कुछ था। मुझे तो आदत भी नहीं है इन सब चीज़ों की, मैं तो कि मतलब अपना काम खुद करता हूँ, खुद पकाता हूँ, खुद खाता हूँ वाला मामला है। तो जो मैंने नहीं देखा था लाइफ में, जाहिर बात है, सब चीज़ दी। प्राइवेट प्लेन से भी फ्लाई कराया, इधर उधर जब जाना था तो प्राइवेट प्लेन से भी गया। तो वो सब चीज़ें तो थी, जाहिर बात है, जो जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए। मैं ये नहीं है कि बरबुनाए बोस को ऐसी बात करूं, ना मुझे किसी का डर है, ना मैं कोई आई डोंट केयर, मेरा आपको पता है एक आदत का। तो अच्छा, रवैया बड़ा अच्छा था, बहुत इज्जत दी, बहुत रिस्पेक्ट। उन्होंने कहा जो आपको चाहिए, कोई भी ऐसी चीज जो आपको चाहिए वो आप सिर्फ बता दीजिए, वो लेके आएंगे। और लिटरली मतलब मैंने जो लग्जरी वहां देखी है वो मैंने जिंदगी भर कभी नहीं देखी थी। ड्राई फ्रूट से और मुझे सीजन से पहले तो आम आ गए थे मेरे पास यार, मुझे आम का बहुत शौक था, दिल चाह रहा था। तो हर चीज ऐसी को आप इमेजिन नहीं कर सकते वो उन्होंने। मैं समझता हूँ कि दे डिड राइट। पर अच्छे मेहमान नवाज अच्छे हैं। क्या क्या कह रहे हैं सर, मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी है। ठीक है। पाकिस्तान बाय चॉइस छोड़ के गए या जबरदस्ती कहा गया कि चले जाए? नहीं, मेरे पास चॉइस नहीं थी। यानी या तो मैं कस्टडी में रहता और फिर इंतजार करता। वहां मामला ये चल रहा था, वो कहने लगे कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। कुछ दिन करते करते, ये पहले तो उन्होंने नहीं बताया था कि मैं कितने दिन मेहमान रहूंगा ना। तो उन्होंने कहा कुछ दिन इंतजार कर लिया। मैंने कुछ दिन इंतजार किया, फिर 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। तो जब ये हो गया, मैंने कहा यार आदमी का, अब मैं भी इस इंटेलिजेंस वर्ल्ड से ताल्लुक रहा है सारी जिंदगी, मैंने यही किया, हमें पता होता है कि हमारा चेन ऑफ कमांड का सिलसिला क्या होता है। अगर मैं, मेरे पास कोई ऐसा केस है, मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे पास कस्टडी में, अल्लाह ना करे, तो मुझे आपको रिलीज, या तो दो फैसले करने पड़ेंगे, या तो आपको रखना है या आपको रिलीज करना है। अगर आपको मैं रखूंगा तो मैं आप पे चार्जेस बनाऊंगा, अगर मुझे रिलीज करना है तो वो हमारा चेन ऑफ कमांड सिस्टम कुछ भी डिफरेंट होता हो पाकिस्तान से, कि हमारा चेन ऑफ कमांड ये होता है कि हमारे पास एक सुपरवाइजर, एक लीग हेड होता है। अगर उसने ओके कर दिया, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का चेन ऑफ कमांड सिस्टम बहुत लंबा है, जो कि मुझे समझाया उन्होंने कि ये एक के पास से दूसरे के, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे पांचवे, तो पता नहीं कितनी इसकी लेयर्स होती हैं। तो हर लेयर के बाद वो जाता है। तो लेकिन मेरा ख्याल है 4 महीने काफी थे उस 10 लेयर को कवर करने के लिए। तो गया मैं, मतलब अगर इजाजत नहीं है आपको बाहर रहने की, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर आप, अगर मुझे फ्री नहीं छोड़ सकते, मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, मैं बताता हूँ बहुत जरूरी। मैंने एक ऑप्शन उनको पहला ये दिया कि आप मुझे बाहर छोड़ दें फ्री, मुझे कम से कम इतनी इजाजत दे दीजिए कि आप अपने सारे, मेरी सारी डिवाइस पे आप ट्रेस लगा दीजिए।
और मेरे फोन, बल्कि ऐसा करें, इससे भी बेहतर करता हूँ, आप खुद डिवाइस दे दीजिए, मैं इंडियन इंटरनेट, फोन, सारा चीज अपना, ताकि आप, अगर मैं किसी कार्रवाई में हूँ, किसी से रब्ता करूँ, तो आपको पता हूँ मैं किससे करूँ, तो आप सारी डिवाइस अपनी दे दीजिए। मैं अपने घर में रहूंगा, कहीं आप पीछे बिजली मॉनिटरिंग, मेरे घर में भी कैमरा लगा दें, मेरे गाड़ी पे भी ट्रेस रखें, जो दिल चाहे वॉलंटियरली मैं खुद लिख के देता हूँ, मैं खुद कवर कर लूंगा आपको। और इस पे ये भी मैं एक लिख दूंगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट हल्फनामा लिख के दे दूंगा, अगर मैं आपके बताए हुए किसी जो चीज मैं कह रहा हूँ इसकी खिलाफ वर्जी करता हूँ, तो आप मुझे हक रखते हैं उस वक्त जेल में डालने का, खिलाफ वर्जी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने में। और ये भी कर लूंगा कि मैं उसके अलावा अगर कोई किसी और का फोन को यूज करता हूँ, तो बड़ी चालाकी होती है ना, आप कोई दोस्त है उसका फोन कर लिया, तो मैं वो भी लिख के देता हूँ कि मैं एक हल्फिया, कि मैं किसी का फोन और किसी और कम्युनि जो आपके डिवाइस के अलावा मैं कम्युनिकेशन के लिए कोई और चीज यूज नहीं करूंगा। ये तो एक ऑप्शन है कि आप मुझे फेल क्लियर कर दें, तो अगर ये हो सकता है। अगर ये नहीं कर सकते, तो आप कम से कम ये बताइए कि मैं रिपोर्टिंग करने आ जाया करूँ, आप हर हफ्ते रिपोर्ट कर लिया करें, मैं जहां बुलाएंगे, हर हफ्ते, 2 हफ्ते में, 3 दिन में, कुछ में, आप अपना एक आदमी, फिर मैंने कहा आखिर में ये भी कहा कि आप अपना एक आदमी मेरे साथ 24 आवर रख दें। ये तो आपके पास मैन पावर की तो कमी नहीं है, तो आप एक मेरे साथ ना रखना बराबर, लेकिन कहीं भी जहाँ मेरी जगह पर, जहाँ मुझे बात करने की, लोगों से, रिश्तेदारों से मिलने की, फोन करने की, अपने दोस्तों, मेरे फैंस हैं जो बहुत बुलाते हैं, उनसे मिलने की इजाजत हो। मैं कैफेटेरिया खोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मेरी मूवी की डील चल रही है पाकिस्तान में, मेरी बुक कंप्लीट हो गई है, ये सारी चीजें पाइपलाइन में, तो आप अपना एक आदमी 24 आवर मेरे साथ रखें। यानी एक तो चलो मॉनिटर तो कर रहे हैं, लेकिन आपका एक 24 घंटे मेरी नकलो हमल पर रख, इस मामले पे छोड़ दें। तो वो कोई भी शराइत ऐसी नहीं थी जिसपे उन्होंने, फिर उसके बाद मैंने वॉलंटियरली वो भी किया, उन्होंने मेरा पॉलीग्राफ लिया, जो कि 3 दफा पॉलीग्राफ लिया उन्होंने मेरा। तो 3 बार मैंने पॉलीग्राफ दिया कि मैं किसी गैर, मतलब किसी नुकसान पहुंचाने पाकिस्तान को या पाकिस्तानी हुकूमत के किसी साजिश के तहत नहीं आया, ना ही मेरी कोई ऐसी नीयत या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इरादा है। तो मैंने सारे सवाल, 3 दफा पॉलीग्राफ पास किया मैंने वो फ्लाइंग बर्ड्स के साथ। फिर उसके अलावा वो अपने साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन किया उन्होंने, वो भी 2 या 3 दफा, 3 दफा डिफरेंट साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन किया कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, कि एक्सपर्ट बैठ के मेरे फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं। वो भी लेके आया, उन एक्सपर्ट्स को भी लेके आया, वो मेरे दोस्त ही बन गए थे, बल्कि इतना मजा आया उनके साथ बैठ के, उनसे दोस्ती गप्पे लगे, बोला नहीं सर, आप तो सवाल ही नहीं पैदा होता जिस तरह आप बात कर रहे हैं, वो तो कोई आपके अंदर छुपी हुई कोई बात ही नहीं है। तो वो सारे लोग कन्विंस थे, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं कुछ मसला था ऊपर कहीं, जो वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं शायद पाकिस्तान में रहूं। लास्टली इस टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है, बहुत टाइम बाद आप मिले। कोई सियासी शख्सियत भी इंटरेस्टेड थी आपके केस में, या ये सारा रिलेट टू नेशनल सिक्योरिटी और ये चीजें थी? मेरा ख्याल है, मैं इसमें एक मफरूजा ही कह सकता हूँ। देखिए, सियासत जहां तक, मुझे मुझे 1-2 कॉलें आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़काना की तरफ से मुझे कॉल आई थी। बड़े, बहुत बड़े, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई है अब तो, पहले भी थी, लेकिन ये कि मैं, क्योंकि सीनियर हैं वो, और वो बेगम साहबा के साथ की शख्सियत हैं, तो उन्होंने मुझे जरूर कहा था कि आप ऐसा करें कि आप लड़काना आ जाइए, सीधे आप कराची से उतर के लड़काना आ जाइए, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो मैंने कहा बीबी, मैं तो अब खैर निकल गया मुझसे। मैंने कहा सर, अब तो मैं नहीं इस मामलात में रह सकता, सियासी ताल्लुकात में, लेकिन कि मैं लड़काना वैसे भी नहीं रहता, मैं कराची रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक दावत आ गई थी कि बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से पीपल्स पार्टी के साथ, हमें पुराने लोगों की जरूरत है, आप पुराने हैं, चूंकि आपका एक माजी रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप साथ में जो है दोबारा से काम शुरू करें। लेकिन ये पैरल जो जो परमानेंट बिलावल ग्रुप के अगेंस्ट तो मैं नहीं कर सकता ना, जाहिर बात है, ना मैं करना चाहता हूँ ऐसा कोई मेरा, और ना मैं सियासत करना भी नहीं चाहता, मेरा काम नहीं है। तो वो एक एक तो वो पहलू है उसका, जिसको मैंने माजरत कर ली थी, उसके साथ मैं नहीं करना चाह रहा था। अ, बाकी मुझे असल में जो मेरा मेन, आपको मकसद बता देता हूँ क्या था। मुझे 2 ऑफर बहुत अच्छी आई थी पाकिस्तान से, जो मैं वाकई करना चाहता, एक पंजाब यूनिवर्सिटी से और एक जामिया कराची से, मुझे 2 ऑफर ऐसी आई थी क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट को सिखाने के लिए, जो कि मैं खुद करना चाह रहा था, क्योंकि बच्चे हमारे सीखेंगे, जो मेरा काम है, क्रिमिनोलॉजी मेरा काम है, वहां पे मुझे पता है टेक्नोलॉजी कैसी है, पढ़ाई जो जाती है, वो निसाब कौन सा होता है, सारा मामला उल्टा सुलटा है, मैंने उसको टैली किया। तो मेरा ये था कि मैं कम से कम बच्चों को जो मुझे आता है, हमारे बच्चे सिखाएंगे, 10 बच्चे में से अगर एक भी निकल गया, तो वो कम से कम कुछ अपना नाम पैदा करेगा, मुल्क की खिदमत भी करेगा, अगर बाहर गया तब भी मुल्क का नाम रोशन करेगा। तो मेरी मोटिवेशन, तो मैंने सबको यही एक्सक्यूज दिया, मैंने कहा मैं पढ़ाने तदरीस के हवाले से ज्यादा करना चाहता हूँ, बाकी बाकी जो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन वो बस वो एक, मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई सियासी ज्यादा कोई चीज थी, वो नेशनल सिक्योरिटी का ही मसला मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा था। और दूसरा, आपको ये पता है कि मुझे अपनी जबान पे जरा कंट्रोल नहीं है, मैं जब करता हूँ तो फिर फ्लो में बोल जाता हूँ कुछ ज्यादा, पता नहीं मेरे अंदर ये पैदाइशी नुक्स है। तो वो उनको ये भी उनको मेरा ख्याल है, उन्होंने कहा ये कि आप जो है थोड़ा ख्याल किया करेंगे जब आप बात करते हैं किसी चंद मौजूआत पे, तो आप जो है वो बिल्कुल खुल के ना बोला करें। और
क्या कह सकता हूँ। और ये कहने लगे कि आपको खतरा हो सकता है। मैंने कहा खतरा तो मैं अपना खुद देख लेता हूँ, इतने सालों से मैंने अपने खतरे को खुद ही झेला है, मुझे पता है कैसे करना है। तो मेरा ख्याल है मोर नेशनल सिक्योरिटी उनको ये था कि मैं शायद अमेरिका के मफाद में काम करना चाह रहा हूँ वहां आके। मेरा ख्याल है। ठीक है। और जब आपको अलविदा किया गया तो कोई डू एंड डोंट्स सिखाए गए, बताया गया? डू एंड डोंट्स ये था कि इस मौजू पे ज्यादा बात नहीं की जाए कुछ ज्यादा। उसकी वजह मैं बताता हूँ। अच्छा, ये खैर मैं किसी डिक्टेशन तो वैसे भी नहीं लेता। तो मेरे एक ना करने का बात कुछ ज्यादा खोल के, हाँ मैं चाहूँ तो जाहिर बात है एक आदमी, मुझे गुस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पिस्ड ऑफ हूँ या मैं को बकवास शुरू कर दूं। मेरी ये तबीयत भी नहीं है। मैंने एफबीआई के लिए, आपने देखा मैं जब भी बात करता हूँ मैं उनके इज्जत से, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ दिया ही है, कुछ लिया नहीं है मुझसे। जो कुछ हुआ वो मेरी अपनी गलतियां थी, जो मुझे सजा मिली है। तो मैं कभी कसूरवार नहीं ठहराता किसी को, किसी अपने फेल का। अगर मैं पाकिस्तान गया था तो मुझे पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे ये भी अंदाजा था कि मेरे साथ, मुझे है कस्टडी में, मुझे अंदाजा था कि मुझे शायद मुझसे पूछगछ की जाएगी। मुझे नहीं पता था कि इतना लंबा लिया जाएगा, मुझे ये पता था। तो मैं आई वॉक इन टू अ ट्रैप माई सेल्फ। मुझे ये ऐसा नहीं कि किसी ने बहुत ट्रैप कर लिया हो या फंसा दिया या कुछ ये कर लिया। तो मैं गुस्सा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे, और मेरा दिल साफ था। तो मैंने कहा यार मुझे कोई शुभ मतलब, आदमी आज बुरा है किसी की नजर में, आपके साथ बैठूंगा आपको अंदाजा हो जाएगा 4 दिन बात करके, अब आप 6 महीने 4 महीने आपके साथ हूँ तो अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट करने का मकसद सिर्फ डिक्टेशन नहीं है मेरा। मेरा अपना मकसद है कि अगर मैं ये करता हूँ, किस्सा पूरा खोलना शुरू करता हूँ या घर के भेद खोलता हूँ, तो ये मेरे अपने घर के भेद है ना। इस मुल्क के लिए मैंने जेल काटी है। इस मुल्क के लिए मैंने अपना 30 साल का करियर, अपनी फैमिली सब दाव पे लगा दिया ना। सब कुछ जो मेरी मतलब एक इंसान दाव पे लगा सकता है जान के अलावा, वो मैंने सब कुछ लगा दिया दाव पे। तो अगर मैं ये सारे डर्टी लॉन्ड्रीज को इंग्लिश में कहते हैं खोलना शुरू कर दूं या किसी की बुराइयां शुरू कर दूं, उसको पिक पिक करेगा इंडिया। वो मुझे पता है कि वो रॉ और ये वो नजर रखते हैं, मेरे चैनलों को देखते हैं, मुझे पूरा अंदाजा है मुझे कौन मॉनिटर करता है कौन देखता है। तो दुश्मनों को एक मौका मिल जाएगा। जग हंसाई मेरी हंसाई नहीं होगी, मेरे मुल्क की हंसाई होगी, या किसी एक ग्रुप की या एक ऑर्गेनाइजेशन की या एक एजेंसी की वजह से ये मुल्क पे लोग हंसे कि ये लोग इस काबिल नहीं है, ये लोग यूं करते हैं, ये अपने लोगों के साथ ये करते हैं। तो वो मैं कभी किसी को एमुनेशन दुश्मन को फराहम नहीं करूंगा। मेरे अपने बच्चों को मैं खुद गाली दे लूं, लेकिन अगर मैं बाहर दूंगा तो मसला ये होगा कि लोग हंसेंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स पर आते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं मौजूदा पाकिस्तान की, आप सिचुएशन को देख रहे हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल। पाकिस्तान की थोड़ी सी सर सूरत हाल मुझे समझा दें। बलूचिस्तान में हमें वहां पर एक टफ टाइम मिला हुआ है बीएलए की तरफ से। पॉलिटिकल जो वॉइसेस हैं उन्हें सप्रेस किया जाता है, उन्हें उठा लिया जाता है। हालांकि जितने भी इस तरह के होते हैं हथियारबंद लोग, उन्हें काउंटर करने के लिए आपके पास अल्टीमेट एक ऑप्शन होता है कि पॉलिटिकल वॉइसेस स्ट्रांग हों, प्रोटेस्ट करें, जी डायलॉग हो, तो चीजें आगे बढ़े। वहां पर ये एक चैलेंज है हमारे पास। सिंध में जी करप्शन बहुत बड़ा इशू है, और करप्शन के ऊपर और सिंध के हालात के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है इस वक्त, और उसे कोई खातर में नहीं लाया जा रहा, और उसके उसके ऊपर बहस हो रही है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। केपीके में देखें जी तो वहां पर इस वक्त कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन, दहशतगर्द, गुट तालिबान, बैड तालिबान की सिचुएशन बनी हुई है। कश्मीर में देखें तो इस वक्त सिविल राइट्स की मूवमेंट चली हुई है, और बहुत बड़े लेवल पे चली हुई है। कश्मीर गवर्नमेंट उन्हें कह रही है कि आप पागल हैं, आप गैर संजीदा लोग हैं, आप इलेजिटमेट हैं, हम आपके मुकाबले में जलसे करेंगे, हम आपको दिखाएंगे हमारे पास बंदे ज्यादा हैं। मतलब इस लेवल पे आकर गवर्नमेंट उनसे डील कर रही है। अब मुज़ाकरात जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो वफाकी हुकूमत की तरफ से उनसे किए जा रहे हैं, जो कि कश्मीर गवर्नमेंट का एक फुल फेलियर नजर आ रहा है। पंजाब बचता है जी। हमारे पास, और पंजाब में टिकटॉक्स बन रही हैं। पंजाब हुकूमत की जो वजीर इंफॉर्मेशन है वो अपना यूट्यूब बनाकर तबसरे दे रही हैं। अ, पाकिस्तान की इस सूरत हाल पर, ये सारे सिनेरियो पर क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई आपकी? किस तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? देखिए मैंने एक तो जाहिर बात है मेरे दिल से भी करीब है ये मौजू, और मैं देखता भी रहता हूँ, हालात से वाकिफ भी रहता हूँ। दोस्त हैं, साथी हैं जो वहाँ मौजूद हैं, परमानेंट पोस्टों पर हैं। कुछ दोस्त हैं जो आते हैं, मिलते भी हैं, कुछ से फोन पे बातचीत रहती है। तो मैं हालात से तो बाखबर जितना हो सकता है रहने की कोशिश भी करता हूँ। जहां तक, अगर हम पहले सिंध की करप्शन को मेरे ख्याल में सबसे हाईलाइट करते हैं, क्योंकि मेरा मेरा सूबा भी है, मेरा शहर भी है कराची। तो जहां तक हालात की बात है तो वो करप्शन अपने इस उरूज पर है जो कराची, यानी अगर आप 50 साल पहले का या 10 साल पहले का, तो हर मुल्क का ग्रेजुअली ग्राफ ऊपर जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि ग्राफ नीचे जाए। तो 50 साल पहले का कराची, 10 साल पहले कराची, 5 साल पहले कराची और अभी का कराची, यानी ऐसा, एक बच्चे ने अभी एक टिकटॉक वीडियो उसकी वायरल हुई थी और मैं सोच में पड़ गया था कि उसने वो मून वाले का एक लिबास पहन के, चांद वाले का, और वो नाजमाबाद की गलियों में चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि चांद पे चल रहा है। फिर थोड़ी देर पीछे रिक्शा चलना शुरू हो गया। यानी ऐसे खड्डे और ऐसी, यानी थोड़ी बारिश होती है पूरा शहर डूब जाता है, लोग मर जाते हैं।
मेरे एक बहुत मशहूर जुमला है, एक मेरे एफबीआई के एक बहुत लीग एजेंट थे, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, मुझे कहा यार आपसे एक सवाल करना, बुरा ना माने, आपके मुल्क के बारे में। मैंने कहा जी हाजिर फरमाइए। कहने लगे यार ये एक वाहिद मुल्क है दुनिया का, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है। मैंने कहा क्या बात है ऐसी वाहिद, क्या मुल्क, को अच्छाई दिखा रहे हैं आप? बोला अच्छाई कह लो बुराई कह लो। बोलता है ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जहाँ गर्मी होती है लोग मर जाते हैं, सर्दी होती है लोग मर जाते हैं, खिज़ां आती है लोग मर जाते हैं, बाहर आती है लोग मर जाते हैं, ये बारिश होती है लोग मर जाते हैं, हर जो भी मौसम आता है इसमें लोग मर जाते हैं। इन ये कैसा निजाम है दुनिया का, हमने कभी पहले सुना नहीं। तो मैं इसका जवाब कुछ है नहीं मेरे पास, तो मैं खामोश हो गया शर्मिंदगी के मारे। मैंने मुंह नीचा किया। और अभी जो हालिया बारिश और तूफान का सिलसिला पाकिस्तान में हुआ, कराची में खासतौर पे हर जगह तूफान आया, देखिए बदनज़मी का एक अजीब आलम था, क्योंकि सारी चीजें देखें भजन, आपको भी पता है मुझे भी पता है करप्शन का मामला वहां पे कितना ज्यादा है। चाहे वो पंजाब हो चाहे वो सिंध हो, जहां भी आप जाएंगे वो करप्शन आपको दिखेगी। ऐसा नहीं कि इमदाद नहीं आती, इमदाद आती है, फॉरेन एड आती है, ऐसा नहीं होता कि नहीं आती। वो लेकिन वो कश्तियां जो सम इमदाद के लिए वो बाहर से इटली ने भी दी हैं, अमेरिका से भी आई हुई हैं, वो रबड़ डिंगियां वो वहीं वेयर हाउस में होती है, उसके बाद वो बिक जाती हैं, वो आप देखें क्लिफ्टन में चल रही होती हैं किराए पे। मैंने देखी हुई है उसकी उसकी वीडियोस, वो नंबर पेटेंट नंबर लिखे हुए हैं उसके, वो एड में आई हुई चीजें। तो लोग देते हुए डरते हैं फिर आगे, जब जब आपका आपका सामान ही नहीं होगा। कराची में इतने बुरे हालात हैं, इन गुर्बत का वो आलम है कि दस्तरखान लगते हैं और इज्जतदार सफेद पोश लोग आज वहां बैठ के दो वक्त की रोटी खा पाते हैं। तो इससे बड़ा अजीब कोई चीज नहीं होगी। और सबसे बड़े अफसोस का, मैं टीवी एक शो देख रहा था जिसमें वो कैमरा ले टीवी लेके माइक लेके जाते हैं और सवाल करते हैं। तो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और उसने मेरा दिल को इतना रुलाया उसके जवाब ने। उन्हें बुजुर्ग सवाल किया क्या कैसा गुजर रही है, बोलता है ना बिजली है ना पानी है। बोलता है वो तो नहीं है, लेकिन एक चीज है, होप नहीं है, मायूसी है। अब इंसान किसी आसरे पे जरूर जिंदा रह रहता है, लेकिन जब आसरा ही कोई ना हो तो उसकी जब आस मर जाती है तो इंसान का जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई तरक्की की तरफ कोई चीज जाती दिख रही हो। हम करप्शन पे 2 घंटे बात कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी ने वहां क्या अशर किया, एमक्यूएम ने जो छोड़ा था, एमक्यूएम ने जो बेड़ा गर्क किया, उससे दुनिया वाकिफ है, ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिर जो अब पीपल्स पार्टी जो कर रही है शहर के साथ या पूरे सूबे के साथ ही कर रही है, वो जमीनों के मसले हों चाहे वो कुछ मसले हैं, वो अपनी जेबें भरने में लगे हुए, लेकिन इनका वतीरा रहा ही है। आप पंजाब में देख लें, मेरे जब मैं उस वक्त कराची में था, जब मैं टीवी देख रहा था, क्योंकि टीवी मुझे बड़ा अच्छा फराहम किया था हजरात ने, बड़ा वाला टीवी था वो, फुल स्क्रीन प्लाज्मा। और मेरी फरमाइश पर उन्होंने बड़ा केबल बॉक्स भी ला दिया, उसमें सारे चैनल होते हैं, तो मैं खास तौर पे न्यूज़ देखता था। कि ये न्यूज़ मेरे सामने गुजरी, वो ईपीए लाहौर में बनी, आपने बीबी का जिक्र किया, जो टिकटॉकर सियासतदान है, उन्होंने एक वीडियो बनाई और वो बहुत बड़ा एक हाईलाइट चल रही थी कि ईपीए लाहौर में हो गई, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टिव एजेंसी के नाम से उन्होंने उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर के इक्विपमेंट दिखा रहे हैं, पूरी फोर्स है, वो जैकेटें पहने हुए हैं, मोटरसाइकिलें गाड़ियां ये वो। पाकिस्तान में लोग जिनको अकल नहीं है वो कर रहे हैं वाह वाह, इनके अपने लोग भी तालियां बजा रहे हैं, बल्ले बल्ले कर रहे हैं। मेरी बेगम मेरे साथ बैठी हुई थी, इन्वायरमेंटल के बारे में बहुत अच्छी जानती है, ग्लोबल वार्मिंग पे इसकी रिसर्च है, मुझे देख के कहती है आर यू सीरियस? मैंने बोला यार, यार ये अच्छा कर रहा है, तुम इस पे भी आर यू सीरियस? तुम इस पे भी अमेरिकन हो गए, तुम्हें दुश्मनी है कोई? बोलती है ये ईपीए कहाँ की है? मैंने बोला लाहौर की। बोलती है लाहौर से कितने किलोमीटर बाहर कचरा जलता है? मैंने बोला 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। बोलती है कि इतना मिलियंस ऑफ डॉलर जब आप एक शहर पे लगाते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके चारों अतराफ में कचरा जलता है और एनवायरमेंटल कोई कंट्रोल नहीं है, ये कोई ऐसा जादू तो नहीं है कि इसने कोई छतरी लगा ली हो जादू की और एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो गया। तो इतने मिलियन डॉलर का खर्चा किया बगैर किसी रिसर्च के, कि आपके चारों अतराफ गांव हैं, चाहे आपके चारों अतराफ किसी को 2 रुपए की रिसाइकलिंग की अकल नहीं है ना, वहां पे अब वही कचरा जलने का निजाम है। तो अगर आप लाहौर को प्रोटेक्ट भी करते हैं एनवायरमेंटली, वो सारा जो धुआं आता है वो फॉग वो कहाँ जा रहा है? वो कहीं और पंखे लगा के दूर हो रहा है क्या? वहीं आ रहा है ना। सो इतने बड़े मिलियंस मिलियन बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट जिसमें अमूमन खाते भी होते हैं, लोगों की जेबें भी भरी जाती हैं। आप ये सोचिए कि जिस मुल्क में गुर्बत और खाने को रोटी नहीं है, जहां लोगों के पास साफ पीने का पानी नहीं है, आप किस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जहां पे जिसको अगर 4 किलोमीटर लाहौर से बाहर निकल के किसी को कहो कि एनवायरनमेंट, वो आपको थप्पड़ मारेगा मुंह पे उठा के, उसका पेट खाली है। आप पेट भरे हुए को तो ये बातें अच्छी लगती है, अमेरिका को तो अच्छा करता है ये कहते हैं यूरोप को, लेकिन हमारे जैसे गरीब मुल्क को भाई ये चीजें जेब नहीं देती। तो ये सब चीजें देखने के बाद कभी तो क्या, ये पहले हंसी आती थी अब रोना आता है। जहां तक बात है बलूचिस्तान की, आपने डायलॉग की बात की, तो वहां पर देखिए गलतियां तो हुई हैं ये, लेकिन लोग इस मामले को, जो तारीख को नहीं देखते। यहाँ पहली बमबारी हुई थी बलूचिस्तान के ऊपर, अपने ही मुल्क पे अपने ही एयरफोर्स ने बमबारी की थी, भुट्टो साहब के दौर में हुआ था ये आप याद रखिएगा इस बात को। तो उनके ऊपर देखिए, उनके अपने जो गिले हैं शिकवे हैं, उनके तरीकाकार बिल्कुल गलत है, कोई भी दहशतगर्दी के तरीकाकार को सही नहीं कहता। मैंने कोशिश भी की थी कि मैं कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट लेके आना चाह रहा था जब मैं पाकिस्तान में था, कि जो आके खुद देख सकें, लेकिन वो सिक्योरिटी हालात की बिना पे नहीं हो पाई थी।
मसला ये होता है कि वहां उनका गिला जो है कि हमारे अंदर से सुई निकलती है, गैस सुई से निकलती है, पूरे पाकिस्तान में गैस जाती है, हमारे अपने पास जो है वो हम लकड़ियां जलाते हैं शीशम की, काट काट के, और महंगी लकड़ियों को जलाते हैं वो वहां पे। हुकूक के मामला अगर आप पामाली देखें तो हुकूक की पामाली पूरे पाकिस्तान में हर जगह है। क्या सिंध के लोग खुशहाल हैं? क्या पंजाब से आप सराइकी में जो स्पीकिंग साउथ पंजाब रीजन देख लें, आप देखिए क्या वहाँ के लोग सू का चैन लिखते हैं? केपीके की तो बात छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वहाँ तो हालात हैं ही जो हैं। लेकिन आप पूरे कहीं भी आप शहर से 10 किलोमीटर जब आप बाहर निकल जाते हैं तो वहां लोगों के पास ना खाने को रोटी है, ना साफ पानी है, ना कोई और चीज है। तो उसके बाद अगर बलूचिस्तान में लोग ये कहते हैं कि जी हमारे हालात बेहतर होने चाहिए, तो ये ज्यादती सबके साथ हो रही, तो फिर इसका मतलब तो नहीं कि हर कोई हथियार उठा के जो है बात। हाँ, एक चीज है कि अवाम जो है वो हुकूमत माँ और बाप का किरदार अदा करता है। माँ और बाप, मैंने इसलिए कहा कि नरमी और सख्ती दोनों होती हैं इसमें। आप नरमी भी कर सकते हैं, सख्ती भी कर सकते हैं, लेकिन नरमी और सख्ती इस हद तक होती है कि सख्ती, एक बाप अपने बच्चे को थप्पड़ जरूर मार देता है लेकिन कत्ल नहीं करता, ये करना गलत है। तो डायलॉग एब्सोल्युटली होने चाहिए, बातचीत से मसले हल होने चाहिए। लेकिन जब आप बंदूक से देते हैं तो फिर एक ऐसी नहज पे रास्ता चला जाता है कि उसका वापसी का रास्ता नहीं रहता। हाँ, एक इसमें पहलू ये आपको, और मेरी बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर मैं इसका जिक्र ना करूं, क्योंकि मैं इसको रिसर्च कर चुका हूं, मेरी अपनी सोर्सेज मौजूद हैं। बलूचिस्तान वाले मामले में इंडिया का एक बहुत बड़ा अमल दखल मौजूद है, जो कि नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि जो जो दो चाइनीज वाला वाकया एयरपोर्ट के पास हुआ था उसमें इंडिया का अमल दखल था, मेरी इतनी सोर्सेज मौजूद हैं हर जगह पर। जहां तक बलूचिस्तान में, वहां पर जो फंडिंग हो रही है, जो कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, वो इंडिया में जाके बैठते हैं, वहां से असला आता है, वहां से पैसा आता है, दैट्स रॉन्ग टू डू, ये खुली बगावत है। अब ऐसे आदमी के साथ डायलॉग करना मेरे ख्याल थोड़ा सख्ती से जरूर होना चाहिए, लेकिन ये कि अगर आप समझा सकें तो मुमकिन है, क्योंकि आप एक पूरी सूबे को वाइप आउट तो नहीं कर सकते, समझिए कि आप पूरा वाइप आउट बम मार के खत्म कर दें, उसके बाद कहें कल क्या होता है। तो देखिए, बाकी अल्लाह मालिक है, लेकिन ये हालात हमारी अपनी कुछ गलती है, क्योंकि अच्छा ये लोग चांद से नहीं उतरते ना, तो मसला ये कि सारे जो जिनको हमने चुना है, जिनको हम लोग चुन के लाते हैं, चाहे वो पीपल, ये दो दो पार्टी कोई भी हो, तो मैं खान का नाम नहीं लूंगा, मुझे जूते पड़ेंगे। लेकिन ये कि मैं उसका चले कह देता हूँ, जो सच्ची हक की बात है, उसको उसको जारी बात है, वो अपने मेरिट पे आया, उसको लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। दुनिया में कहीं भी मैं लोगों को मिलता हूँ जिन्होंने कभी सियासत नहीं की, उससे प्यार जरूर करते हैं, कहते हैं यार खान के बारे में बात किया करो। मुझे, मेरा ख्याल है एक आदमी के सबसे ज्यादा मैसेज मुझे पता है क्या आते हैं, खान के बारे में वीडियो करो, खान के बारे में बात करो, खान के बारे में वीडियो करो। कोई ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी के बारे में बात करो, या तो मैं लोगों का प्यार देखता हूँ, बाहर के लोग सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अभी यूएई में हूँ, सऊदीया में था, जहां भी लोग कहते हैं यार आप जरूर किया करें। तो इसके लिए मैं जिक्र नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जो जो दो जिन जो पार्टियां मौजूद हैं जो बड़ी तादाद में भी, यानी चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, कुछ वोट तो उनको भी पड़ते हैं, देयर इज पीपल हु लव देम। तो जब आप ऐसे लोगों को लेके आएंगे तो भाई यही हालात रहेंगे ना, आई मीन उसके बाद क्या तवक्को रखते हैं आप इससे, मुल्क से बेहतरी की यहाँ पर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। केपीके में सर जो गुड तालिबान और बैड तालिबान का एक खेल हुआ, फिर उसके बाद कहा गया कि वो रियासत के साथ है इसलिए हमने उन्हें गुड तालिबान कहा, और आज फिर ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के ऊपर लोकल आबादी के बड़े कंसर्न्स हैं, वो कह रहे हैं जी हमारा नुकसान हो रहा है, कोलेटरल डैमेज जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अ, हमारे पास कोई रास्ता है इसको डील करने का? कोई और तरीके से हम डील कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमें दहशतगर्दों से तो जान छुड़ानी है, मगर साथ साथ कोलेटरल डैमेज जो कि बहुत बड़े लेवल पे होता है वो भी किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं। नहीं, देखें, एक तो जहां तक बात है तफरीक गुड तालिबान बैड तालिबान की, वो तफरीक कुछ इस तरह से है कि गुड तालिबान वो हैं जिन्होंने वादा किया कि हम अंदर कार्रवाई नहीं करेंगे, और बैड तालिबान वो हैं जो मुल्क के अंदर कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब आप तालिबान ऑन द होल एक लफ्ज कहते हैं तो वो गुड हो नहीं सकता, उसके साथ गुड होना मुमकिन नहीं है। मैं आपको प्रोफेशनल की हैसियत से बात कर रहा हूँ, एक जज्बाती पाकिस्तानी की हैसियत से नहीं कर रहा, एज अ प्रोफेशनल, एज माई पास्ट एक्सपीरियंस। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप हथियार उठाने वाले शख्स से वफा की उम्मीद रखें। वो आज आपके साथ है, कल आपके अगेंस्ट होगा। आप पूरी तारीख उठा के देख लें, कहीं भी आप तारीख देखेंगे, वो आज आपके लिए करेगा, कल आपके अगेंस्ट करेगा, उसने करना ही है। और आप किस हद तक स्क्रीनिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, अगर आप स्क्रीनिंग सिस्टम की बात करें कि चलें आपने स्क्रीन किया हुआ है इस चीज को, या हमने कंट्रोल किया हुआ है, वो एक हद तक ही मुमकिन है। किसी मुल्क के लिए ये मुमकिन नहीं है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहां वसाइल की बहुत कमी है। वसाइल की इतनी कमी है कि मैं इसका रोना शुरू करूं तो फिर हम 2 घंटे इस पर बात करेंगे और किसी चीज पर ना करेंगे। तो उसके बाद आप कैटेगराइज करके जब उनको छोड़ते हैं, और उसके बाद जब फिर वो दगा करते हैं, फिर आप पीछे जाते हैं, तो उसमें लोकल लोगों का ज्यादा नुकसान होता है। देखें, एक डेली वेजेस वाला आदमी मर जाता है भूखा, जब आप वहां पे कार्रवाई, जितनी बार भी कार्रवाई होती है, ज्यादातर लोग वहां डेली वेजेस वाले हैं। केबीके के हालात जैसे हैं, कोलेटरल डैमेज को रोकने का
रोकने का एक ही तरीका, अगर आप पाबंदी लगाते हैं, आपको एक दफा इससे डील करना पड़ेगा। ये गुड और बैड की तफरीक खत्म करके इसको एक दफा बैड डिक्लेयर करके यू हैव टू डील विद इट वंस फॉर गुड। जैसे अब अगर आप देखते हैं तो एक दाइश के लिए एक खास लफ्ज इस्तेमाल किया था पाकिस्तान में, तकफीरी 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 तकफीरी। क्यों इस्तेमाल किया था? क्योंकि उनसे उनमें गुड और बैड का चक्कर नहीं है ना, उनको उन्होंने बिल उमूम जो तकफीरी का नाम दे दिया। हालांकि तकफीरी की वजाहत बहुत अलग है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन ये कि आपने उनको करके उनसे आप जो है वो उनके खिलाफ ऑपरेशन बने। जब तक आप ये तफरीक खत्म नहीं करेंगे, बैड इज बैड, गुड इज गुड, यानी ऐसा नहीं है कि आप एक तंजीम है, आधे गुड हैं, आधे बैड हैं, आधे अच्छे हैं, आधे बुरे हैं, 5% चचा के लड़के हैं, 5 मामू के लड़के हैं, वो आपके साथ बॉल प्ले कर लेते हैं, वो फोन पे बात कर लेते हैं, वो यूं आपकी कम्युनिकेशन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को लीजिए। दैट्स नॉट गोना वर्क। वो कभी, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब ये जो पॉलिसी इसकी बनाते हैं, ये उनकी गलती है कि उनको इस बात की कम से कम अकल होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो उसकी वजह और आपके रिजल्ट आपके सामने है। जहां तक कोलेटरल डैमेज का मामला है तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है, दुनिया में और भी मुल्क है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। LTT, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर, एक बहुत बड़ी जमात थी जिसने श्रीलंका में जो एक वक्त पाया हुआ था, उसने पूरा हाथ दिया हुआ था पूरे मुल्क को। उन्होंने बड़े पैमाने पे कार्रवाइयां की पूरे मुल्क के अंदर। इससे बुरा, इससे ज्यादा ऑर्गेनाइज थे, इससे बुरा हाल था। इंटरनेशनल सपोर्ट उनको ज्यादा थी, कहीं से उनकी भी एड्स भी आती थी, और ये सारा मामला उनका चक्कर चक्कर चलता था। उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन वो उस सूरत में हुई जब उन्होंने पूरा बैड डिक्लेयर करके, कोलेटरल डैमेज करके, फिर हमारे यहाँ जो वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल उसको कहते हैं, वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड तो नहीं होते, वो एक्सटर्नली डिस्प्लेस्ड होते हैं। उनको डिस्प्लेस करके आप उनको रोड पे छोड़ देते हैं, उनके पास ना रहने खाने का इंतजाम होता है। तो जब तक कोई ऑर्गेनाइज, कोई सुलझी हुई, कोई समझदार पॉलिसी मेकर आपके पास नहीं होगा, जब तक इस बात का फैसला कर ले कि आप अगर इंटरनली डिस्प्लेस करते हैं, अगर आपने फैसला कर ही लिया है कि आपको कार्रवाई करनी है, तो वो आप डिस्प्लेस नहीं करते, बल्कि लोगों को दूसरी जगह पर रहने और खाने की सहूलियत, क्योंकि वो आपकी वजह से घर बेघर हो रहे हैं, आपकी वजह से उनका जरिया माश रुक गया है, आपकी वजह से उनकी अमवात हो रही है। तो अगर आप उनको, जब तक आप रिमूव करके उनका ऑल्टरनेट फराहम नहीं करेंगे, इट्स नॉट गोना वर्क, इट्स नेवर गोना वर्क। ठीक है। शुरू हुआ मामला सर नेपाल बांग्लादेश से होता हुआ, हम अवामी हकूक की बात होती हुई, हुकूमत से तंग आए लोग, और कश्मीर में इस वक्त जो प्रोटेस्ट है वो भी सिविल राइट्स की बात हो रही है। अ, ये आप डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि ये उधर से आ रहा है और एक माइंडसेट चल रहा है कि जी सिविल राइट्स मिलने चाहिए, या फिर ये एक मौसम की हवा है और ये गुजर जाएगी और बस ठीक है खली बली। नहीं वकर भाई, ये मौसम की हवा नहीं है। ये आप देखिए, ऐसे मुल्कों में, बांग्लादेश जैसा मुल्क जो कि 71 में एक गलती से, हमारी गलती से ही अलग हुआ, हमारी गलतियां थी उसमें, वो अलग हो गया, और वहां पे एक एक फिजा चली, और उसके बाद ये जुल्म फिर जुल्म में बढ़ता है तो मिट जाता है। इसमें कोई शुबा नहीं। जब आवाम को रोटी नहीं मिलती तो वो एक हद तक, हालांकि हमारी आवाम सबसे सोई हुई आवाम है, ये भी बता दूं आपको। अगर अमेरिका में एक दफा ये हुआ था कि, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अमेरिका में 50 सेंट शुगर की प्राइस में बढ़ गए थे, 50 सेंट्स, 50 पैसे। कोई ऑर्गेनाइज काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लोगों ने इंडिविजुअली अपने तौर पर शुगर लेना बंद कर दी, बंद हो गई, स्टॉक लगे हुए। ये एक दिन में हुआ है, मिलियंस का नुकसान हुआ, वापस गए, टेक द प्राइस बैक। पेट्रोल जब वहां पर महंगा होता है, वहां पर हालांकि उनको फिक्र नहीं, अगर अमेरिका में आज फ्लोरिडा में पेट्रोल महंगा हो जाता, लोग गाड़ियों में बनवाना बंद 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 कर देते वहां। तो हमारे लोगों को इतनी अक्ल नहीं है ना, हमारे तो सोई हुई अवाम है। इनको इनको आप 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक का इजाफा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने जाके जो है वो कुछ उधार लेके कर लेना है, कर लेना है। तो अब ये जब फजा चलना शुरू होती है, ये बांग्लादेश से हुई, नेपाल में हुई, मेरा ख्याल है लोगों को शऊर आ रहा है। और ये नई जनरेशन हमारी है, ये जो नए बच्चे हैं, ये सोशल मीडिया पे बहुत कनेक्टेड रहते हैं, ये देखते हैं कि देखिए जी, एक चीज एक जगह हुई और वो हुआ, यानी ऐसा नहीं उसके रिजल्ट सामने आया आपके। तो इट इज पॉसिबल, 100% तो नहीं कह सकते, कि हो सकता है कि ये अवाम किसी दिन इनको इतना शऊर आ जाए कि ये अपने हकूक के लिए बाहर निकल के एक ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ कर सकें। लेकिन देखो, हमारा माजी बड़ा गंदा है। आप देखिए, जब जुल्फिकार अली भुट्टो को, आप माशाल्लाह इस मामला को बहुत अच्छी तरह वाकिफ भी हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी की सजा हुई थी, तो जुल्फिकार अली भुट्टो का एक बहुत मशहूर जुमला है। उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरे लोग जब सड़कों पर निकल आएंगे और इस तरह मामलात होंगे कि मुझे फांसी, यानी वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। उन्होंने कहा ये बात, क्या हुआ रिजल्ट? कुछ नहीं हुआ। तो हमारे लोग जो है ना, वो इंटरनेट पे फेसबुक पोस्ट लगाने से भाई ये मामले हल नहीं होते। क्या हुआ? भुट्टो को फांसी हो गई ना। किस किस कौन सा ऐसा लीडर है, कौन सा ऐसा शख्स है कि लोग वाकई बाहर निकले और कुछ कुर्बानियां दी? लोग खामोश हो जाते हैं, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लोगों को आज है कल नहीं है, हमें अपनी रोटी की ज्यादा फिक्र होती है। तो जब तक वो रोटी या फाकों की नौबत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, मेरा ख्याल है इस कौम को शऊर आने वाला वैसे भी नहीं है। और अगर शऊर आ गया किसी दिन, तो फिर वही होगा जो नेपाल में हुआ, फिर वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ, और ये होना ही है।
थोड़ा लेट होगा। एक वक्त में इस कौम को जब ये फाके बिल्कुल भी इनके इस हद तक हो जाएंगे कि बर्दाश्त के काबिल नहीं होंगे, और ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जान लेंगे, क्योंकि दस्तरखान पे खाना किसी और के जाके एक सफेद पोश आदमी को आज तो गवारा है, शायद कल गवारा ना हो। और जब उसको गवारा नहीं होगा तो फिर वो अपने हुकूक की आवाज उठाएगा। ठीक है सर, अगर आप न्यूट्रल होकर फ्री कमेंट कर सकें, एक तस्वीर आई जिसमें फील्ड मार्शल, वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं और मिनरल्स का एक ट्रे है, वो एक हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में जो पेश किया जाता है जिसमें शील्ड्स वगैरह होती हैं इस तरह का, उसमें किया जा रहा है, दिखाई जा रही है, ब्रीफ किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, क्या कहेंगे? सौगात क्या किसी इस पे, देखिए जी, वो जो दिखाया जा रहा है, वो दिया जा रहा है यार। मैं न्यूट्रल होके बात करूंगा तो आपको बहुत भारी पड़ेगा अल्लाह। शायद इसको पोस्ट कर, लेकिन मैं कह ही देता हूँ। देखिए, आज की तो बात नहीं है, हम अमेरिका की कॉलोनी है हमेशा से, ये कोई नई बात नहीं है। जब पाकिस्तान का कयाम हुआ था, जो लोग तारीख से वाकिफ हैं, जो इस चीज़ को करंट रखते हैं, तो हमारा एक उनके साथ एक मामला है। चाहे वो आप अफगानिस्तान की सूरत में देखा या और कई सूरतों में देखा, तो वी आर रिलाय ऑन अमेरिका, हम रिलाय उन्हीं पे करते हैं हर चीज़ के लिए। तो एक चीज पे मैं कमेंट करके अगर कह दूं तो बड़ी ज्यादती होगी, लेकिन ऑन द होल अगर कहा जाए तो जो अमेरिका का अमल दखल पाकिस्तान में है, जिस तरह से है, जिस तरह हमने मुशर्रफ ने जैसे घुटने टेके और कहा कि पूरा मुल्क ही ले लो आपके हवाले है जी, और अपना इक़्तिदार बचाने के लिए लोग जाहिर बात है अमेरिका के आगे घुटने टेकते हैं। इस बात का हम पहले जिक्र कर चुके हैं, शायद दोबारा करना मुनासिब ना होगा, वक्त का ज़िया वाली बात है कि हमारे इक़्तिदार भी उनकी मर्जी से आता है, इक़्तिदार उनकी मर्जी से जाता है, लोग भी उनकी मर्जी से आते हैं, लोग भी उनकी मर्जी से जाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो लिहाजा फिर हम प्लेट में रख के चाहे गुलदस्ता दें, चाहे वो पत्थर दें, चाहे सोना दें, चाहे मुल्क की चाबी दे दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुल्क तो उन्हीं का, चलाना उन्हीं ने, हम उन्हीं के उस पर चलते हैं। अगर वो कर्जा कल बंद कर देंगे तो हम क्या करेंगे फिर? तो उन्हीं का ही मुल्क है भैया, उन्हीं पे चलता है, उनके आगे ही है, बस वो सल्यूट मारते हैं उन्हीं को। कुछ एबनॉर्मल है नहीं, क्या फरमाया आपने? मैं कुछ एबनॉर्मल। नहीं, ऑफ कोर्स अब नॉर्मल तो है, लेकिन ये चीजें, मैं अगर नॉर्मल हो तो मैं इस पर बात ही ना करता, मैं आपको बताता। मर्जी से हो रहा है, आपकी आवाज चली आती है, दोबारा बोलिएगा। की मर्जी से हो रहा है, तो ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये फलां टाइम में ये हो जाएगा और ये होगा और वो हो जाता है। देखिए, उनकी मर्जी से ही होता है। मर्जी नहीं कहनी चाहिए, लफ्ज है हुक्म। अमेरिका के हुक्म से होता है, मर्जी से नहीं होता। मर्जी तो वो होती है कि चलो आपकी मर्जी है, करें ना करें, वो तो मर्जी है ना। विल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जो लफ्ज है विलिंगली, सो ये विलिंगली नहीं होता, इस बाय ऑर्डर बाय हुक होता है। जब पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई अफगानिस्तान के लिए, तो बाय हुक और बाय कुक ही हुई थी ना। वो तो ऐसा तो नहीं था कि मर्जी थी शामिल, उन्होंने कहा हुक्म किया था कि सरदार का हुक्म आए और गुलाम ने घुटने टेक दिए। तो ये तो हमारा वतीरा रहा है और हमेशा से रहेगा। हम गुलाम थे, हम गुलाम हैं और हम गुलाम रहेंगे जब तक लोगों को शक व शऊर नहीं आएगा। तो जो एक लोग छोटी वीडियो किसी चीज की बनाते हैं, उस पर कमेंट शुरू हो जाता है, मैं उसके हक में इसलिए नहीं हूं कि आप अगर ऑन द होल लेट्स लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़े रोने को नहीं रोते, हम छोटा रोना रो के रोना शुरू हो जाते हैं अपनी एक एक चीज देख के। लेकिन ऑन द होल सिचुएशन इज लाइक दिस, इट ऑलवेज बीन लाइक दिस। अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं इस चीज का कि हम किसी के, तो फिर पीपल, आवाम, जब तक खुद इंसान अपनी इज्जत करवाना नहीं सीखेगा, आपकी कोई और आके बाहर से इज्जत नहीं कर पाएगा। यहाँ यहाँ ये हम अपनी इज्जत करवाना जानते हैं, अमेरिका की मर्जी के बगैर जाकर सऊदी अरब के साथ हमने एक पैक्ट साइन किया, हमने उनकी हिफाजत का जिम्मा लिया, हरम की पासबानी का फरीजा हमारे हाथ आ गया। हम बड़ी खुशकिस्मत कौम हैं, तो हम अपनी मर्जी से इज्जत करवा रहे हैं सर। तो कह रहे भाई, ये जो मामला है, जहां तक जो पैक्ट हुआ था, उसकी खास बात यह है कि ये कोई नया मुआहिदा नहीं है। ये एक लोगों के जहन में एक मिथ बैठी हुई है, एक मिस इन्फॉर्मेशन है। ये मुआहिदा बहुत पहले से है। मैं इस हवाले से काम कर चुका हूँ, मैं रहा हूँ, मैं सऊदी अरब में बहुत पहले भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी हूँ। तो ये कदीम मुआहिदा है। ये अभी इसकी दस्तावेजी शक्ल अभी सामने, जो आपके सामने अभी आ रही है, ये दस्तावेजी शक्ल में ही। ये अनरिटन मुआहिदा बहुत पहले से है। हमारे पास ये फरीजा बहुत अरसे से मौजूद है। एक जो चीज़ है, मेरा ख्याल है जिसका जिक्र होना चाहिए, कि ऐसे जितने इकदाम एक आज़ाद मुल्क में होने चाहिए, वो पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए। सबसे बड़ा मसला ये कि ये किसी का शख्सी फैसला नहीं होता। कोई भी एक जमहूरी मुल्क का कोई फैसला शख्सी फैसला नहीं है। इसमें सबसे जरूरी चीज ये कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। वाई इज अ डेमोक्रेसी क्या होती है? फॉर द पीपल बाय द पीपल ना। सो
व्हेन यू डोंट टेल द पीपल, इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। तो अगर आप आवाम की मर्जी से, पार्लियामेंट में आवाम के चुने हुए लोगों की मर्जी से कोई फैसला करते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप उनकी मर्जी से कोई इंडिविजुअल स्टेप ले लेते हैं तो देन इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, दैट इज समथिंग एल्स। इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स नेवर बीन वन। अंडरस्टैंडेबल। और इस ये अमेरिका यहाँ कहाँ स्टैंड करता है? चूंकि आप इस पे काम कर चुके हैं इससे पहले भी, अगर पाकिस्तान का मायदा हुआ तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई इब्राहिम अकॉर्ड का मामला है और उसके चक्कर में ये फॉर्मलाइज की गई हैं चीजें। कुछ डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं? देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ यहाँ पे। अम, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये पहला विस्पर नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है कि शायद तस्लीम करने जा रहा है। शायद आपका इशारा उस तरफ है कि इसराइल की तस्लीम करने के लिए। आपका असल सवाल मेरा ख्याल ये है, मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। तो ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये छह मगोइयां आप पहले भी सुनते हैं। इस बीन अ चेक आउट देयर। क्या अमेरिका का प्रेशर है? ऑफ कोर्स है। क्या ये होगा? बहुत मुश्किल है। मैं नहीं देख सकता, मेरी अगर जहां तक अकल है बहुत महदूद है, लेकिन इस प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आप पाकिस्तान में अगर देखें तो एक होता है जो आपका दीनी तबका, एक नॉर्मल अवाम। बाज दफा कुछ ऐसी चीजें होती है दीनी तबका इस पे एग्री नहीं होता, अवाम आपकी एग्री हो जाती है, या कुछ अवाम ऐसी है जो सोई रहती है। यानी एक मोमबत्ती माफिया भी है हमारे पास, वो मोमबत्ती माफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसराइल का मसला एक ऐसा मसला है जिसपे ना सिर्फ दीनी तबका आपका बल्कि नॉर्मल अवाम या मोमबत्ती माफिया कोई भी इसके हक में नहीं है। और अगर कोई ऐसा कदम लिया गया, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलती भी होगी, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा तारीख का। फिर आप गुड तालिबान बैड तालिबान छोड़ दें, फिर जो भर्तियां देखिए, इसका रिएक्शन क्या होगा। लोग जाके ज्वाइन करना शुरू करेंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, बड़ी तादाद में भर्तियां शुरू हो जाएंगी उनकी। और इससे पाकिस्तान के, आप अकल की बात है ना, अगर आप कोई ऐसा कदम लेते हैं कि इसराइल जैसे मुल्क को तस्लीम कर लिया जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम आप लोग जो फिगर है अब इसराइल का, वो डेथ काउंट 80,000 बताते हैं, जो रियल काउंट है वो 80,000 नहीं है, वो 1.5 लाख से ऊपर का डेथ काउंट है, क्योंकि वो नॉन रिपोर्टिंग काउंट है। जो रिपोर्टेड काउंट है वो 80,000 65,000 कुछ लोग कहते हैं, असल में 80,000 का है जो स्टैंडर्ड फिगर, लेकिन सुपर 150,000। तो आप 1.5 लाख मुसलमानों के खून पे कैसे सौदा कर लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर ऐसा कुछ हुआ और किसी ऐसे शख्स ने कोई ऐसी गलती की, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं, मैं आपको वादे और दावे के साथ कहता हूं कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी की जो आज सूरत हाल है उससे 100 गुना बढ़ जानी है। क्योंकि हर वो आदमी जिसने कभी इस मामले को अपने हाथों में नहीं लिया कानून को, वो हर रोड पे खड़ा होगा और आपको इससे डील करना पड़ेगा हर सूरत में। ये बहुत शॉकिंग है, बहुत खतरनाक है। बहरहाल सर, जब आप एफबीआई में थे, सीआईए के साथ भी और एजेंसीज के साथ भी राब्ते में रहते हैं, जब भी हमारी कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत जाती है अमेरिका, की कोई बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है, क्या कमेंट्स होते हैं? इम्प्रेस होते हैं अमरीकी हमसे? डर रहे होते हैं? क्या क्या कह रहे होते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, पाकिस्तान की एक जोग्राफिकल लोकेशन है हमारी। देखिए, वी आर चीप टू सेल। हम सस्ता सस्ता बिकाऊ है ना, वी आर चीप टू, वी आर इजीली, पीपल कैन बाय चीपली। यानी हम बहुत सस्ते में बिक जाते हैं। तो जहां तक बात है, व्हेन वी, जब आप किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या सेल करते हैं, तो वो, देखिए, इज्जत होती है बराबरी में। आप इज्जत का लफ्ज बराबरी में होता है, वो आप अपने से कमतर की इज्जत कोई नहीं करता, या अपने से डरे हुए की इज्जत कोई नहीं करता। सेल्फ रिस्पेक्ट जिसकी अपनी नहीं होती उसको कोई और रिस्पेक्ट नहीं करता। तो जहां तक बात है, अगर आप इसको ये पूछना चाह रहे हैं कि अमेरिकन व्यूज क्या होते हैं, तो देयर इज नो सच सच थिंग एज अ रिस्पेक्ट इश्यू, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मैं ये कहूंगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो हमको एक अच्छी नजर से नहीं देखते, चाहे वो उनकी इंटेलिजेंस हो, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो उनकी, चाहे वो डीप स्टेट हो। और डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक स्टैंड है, वो मुसलमानों को सब सवाल ही पैदा पसंद नहीं करता। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ वेरी रिजिड बिजनेसमैन। और उसका स्टैंड जो है वो पाकिस्तान के बारे में, इट्स अ वेरी क्लियर, राइट, वाइट एंड ब्लैक है। और ये तो नहीं कह सकते कि वो इज्जत इज्जत जब करेगा जब हम इक्वल लेवल पे होंगे। जब तक हम इक्वल लेवल पे नहीं, जब जब तक हम अपने आप को प्लेट में रख के, तश्तरी में रख के पेश कर रहे हैं, इज्जत का सवाल ही नहीं पैदा होता। इज्जत तो बहुत दूर की बात, मिल कैसे लेते हैं ये भी मुझे समझ में नहीं आता कि क्या लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं। रीजन बिहाइंड, कौन कौन ज्यादा जल्दी उनके आगे लेट जाता है, या ज्यादा जल्दी उनको इस हद तक ले आता है कि वो हमारी इज्जत नहीं करते? इसमें पॉलिटिशियंस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं, कौन है जो उन्हें इस हद तक कर देता है कि ठीक है जी, जो करो, वी आर अवेलेबल फॉर सेल? देखिए जी,
इसमें तफरीक करना मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छी बात ना होगी, क्योंकि मैं इस बात का कायल नहीं हूं मजाक उड़ाने का किसी का। और अगर मैं कहूंगा तो वो मजाक उड़ाने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक बात है पॉलिटिशियंस की, तो नंबर वन पॉलिटिशियन, मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे कोई आर नहीं है ये कहने में कि वो अपने इक़्तिदार अपने, क्योंकि वो जितनी ज्यादा आप उनकी खुशामद करेंगे उतना ज्यादा आपको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है ना। ये तो एक आम बात है, इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं है ये कि आप जितनी ज्यादा जो है वो उनके कंधे सहलाएंगे आप और उनके आगे जूते पॉलिश करेंगे, वो आपको जो है वो उसकी रिवॉर्ड मिलता है। तो वो जो एक होता है इंग्लिश में कहावत है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, ये रिस्क नहीं है बल्कि सिर्फ रिवॉर्ड है इसमें, और सारी चीजें। तो पॉलिटिशियन जहां तक बात है, लेकिन अगर आप ऑन द होल देखें जो भी पाकिस्तान है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, उनका भी अपना एक 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 जाहिर बात है बेनिफिट पैकेज है, चाहे वो आप हमारे पास अस्करी क़यादत है, उनका एक अपना स्टैंड है, चाहे वो आपके बिजनेस कम्युनिटी है, उनके अपने बिजनेसेस जो हैं, वो पाकिस्तान में रहकर तो बिजनेस नहीं होता, आप बाहर से ही डील करते हैं, तो उनकी अपनी एक एक चीज है। और जहां जहां तक पॉलिटिशियंस का ताल्लुक है, तो अगर आप इस पर तफरीक नहीं कर सकते, दिस इज ऑन द होल, ये एक गुलदस्ता है जिसके सारे फूल मुरझाए हुए हैं, तो आप कुछ निकाल के अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सबका मफाद जाके एक ही जगह मिलता है। तो जब मफाद एक जगह मिलता है तो फिर हमें सर झुकाना पड़ता है, और फिर इज्जत हमारी नहीं होती। लास्टली सर, इसके ऊपर कमेंट करें। मौजूदा जो सेटअप है, मौजूदा निज़ाम है, इनको ट्रम्प बहुत अप्रिशिएट करता है। हम क्या दे सकते हैं अमेरिका को? हम अमेरिका को पहले अफगानिस्तान दे दिया था हमने, अब हम अमेरिका को ईरान दे सकते हैं। जी, दिस इज हाउ इट इज। ईरान को टैकल करने के लिए और चाइना को टैकल करने के लिए पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत आइडियल है। अगर हम अमेरिका को बेसिस फराहम करते हैं, जो कि उनका एक स्टांस है, स्टांस रहा है, और उस पे कुछ ईरानी वफूद भी पाकिस्तान आए थे और उस सिलसिले में बातचीत भी की गई थी कि प्लीज हमारा आपसे हमारा वो ताल्लुक है, आप मुसलमान हैं, हमारा एक माजी आपके साथ रहा है, और आपके लोग जियारत के लिए हमारे पास आते हैं। हमारा एक बॉर्डर है जो कि अनमार्क बॉर्डर कह लीजिए उसको, अनमैच बॉर्डर कह लीजिए उसको, या रिजिड बॉर्डर कह लीजिए, जहाँ पे रेवोल्यूशन या जहाँ पे हरकत उठती रहती हैं। सो हमसे खैर की उम्मीद मत रखिएगा अगर आप अमेरिका के को अपनी बेसिस फराहम करते हैं हमारे अगेंस्ट, या अमेरिका कह लीजिए या इसराइल कह लीजिए, बात तो एक ही है इस वक्त, उसमें दो तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर वो बेसिस फराहम हो रही है ईरान, तो ईरान को डायरेक्ट अमेरिका पे हमला तो नहीं कर रहा। ईरान बेसिकली इसराइल के खिलाफ एक स्टैंड लिया हुआ है उसने, जो कि मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है। तो अगर हमारी एक चीज एंटी ईरान और चाइना से हमारे मफादात मुंसलिक हैं, अभी आपने देखा जो हमने डिफेंस का जो भी चीज़ें इस्तेमाल की, चाहे वो F-18 वाला जो मामला था, वो सब हमारे चाइना की तरफ से मिलते हैं। तो अगर चाइना को भिनक भी मिल गई कि हम अपनी कोई ऐसी बेसिस, कोई चीज़ चाइना को इंटेलिजेंस के लिए फराहम कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ लीक हुई, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के हक में ये बहुत ज़्यादा जाता है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स, उनको इस बात की इतनी अक्ल और शऊर होना चाहिए कम से कम, अगर नहीं है तो अब हो जाना चाहिए कि खैर, मैं तो बहुत मामूली सा आदमी हूँ। लेकिन ये कि जो हमारी जोग्राफिकल लोकेशन, वो जाहिर बात है ईरान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और शायद पाकिस्तान की ज़मीन आप देखें, शायद हो सकता है इसमें इस्तेमाल हो, अल्लाह करे ना हो। तो ये एक मामला जो है वो भी चल रहे हैं। जहाँ तक चाइना का मामला, मेरा ख्याल उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट थोड़ा सख्ती करेगी, मेरा नहीं ख्याल कि वो गेट थ्रू होगा। लेकिन ईरान स्टिल स्टैंड्स, वो स्टिल ऑन द प्ले है कि शायद कोई ना कोई ऐसी सूरत निकल आए कि हम कुछ चीज़ें बलूचिस्तान के करीब वाली जो बेसिस हैं, जो हमारी जेट वादी है, शायद वो कुछ हम उस लिए इस्तेमाल करने दें, अगर मामला आप ईरान के खिलाफ जाते हैं तो। कमरान फिदी साहब, आपकी राय, आपके एक बहुत शानदार और ज़बरदस्त शख्सियत का और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया।